हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दिलीप गर्ग, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग जीपीसी करौली। आज के सेशन में हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक हाईवे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे जस्ट पहले हमने इंट्रोडक्शन टू हाईवे इंजीनियरिंग और हाईवे डेवलपमेंट एंड इस प्लानिंग इन दोनों चैप्टर्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है हाईवे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। जब भी हम हाईवे डिज़ाइन करने की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज़ आती है उस हाईवे का या उस सड़क का संरेखण फिक्स करना, मतलब उसका अलाइनमेंट फिक्स करना। कहने का मतलब क्या है कि वो रोड आपकी कहाँ कहाँ किस किस मार्ग से होके निकलेगी, तो उन पॉइंटों को मिलाने वाली जो रेखा है उसकी जो स्थिति होती है उसको हम क्या कहते हैं, संरेखण। तो कहने का क्या मतलब हो गया, हाईवे अलाइनमेंट क्या हो गया कि भाई जो आपका रोड है या फिर हाईवे है उसकी जो सेंटर लाइन की जो स्थिति को शो करता है, उसकी सेंटर लाइन स्थिति की जो अलाइनमेंट है वही आपके क्या कहलाएगी, हाईवे अलाइनमेंट। और दूसरे अगर शॉर्ट अच्छे शब्दों में समझना चाहें तो हम इसको दूसरे तरह से ये समझ सकते हैं कि जो आपका हाईवे है उसकी सेंटर लाइन के जो बिंदु हैं उनको जो मिलाने वाली रेखा है वो उसकी अलाइनमेंट को शो करती है। तो अब बात आती है कि अलाइनमेंट होता क्या है या कितने तरह का होता है। तो होता क्या है वो तो हमने देख लिया कि भाई उसके जो सेंटर लाइन है उसके पॉइंट्स को मिलाने वाली जो रेखा है जिस जिस पॉइंट से होकर निकलेगी वो उसके अलाइनमेंट को शो करेगी। अब जब अलाइनमेंट की बात आती है तो अलाइनमेंट हमारे पास दोस्तों दो तरह का होता है। एक तो होता है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, ठीक है, क्षैतिज संरेखण, और दूसरा होता है वर्टिकल अलाइनमेंट। अब जब भी बात करते हैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और वर्टिकल अलाइनमेंट की, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम जनरली जो हॉरिजॉन्टल कर्व्स होते हैं उनको डिनोट करते हैं और वर्टिकल अलाइनमेंट में वर्टिकल कर्व्स को ड्रॉ करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हमारे डिस्कशन की वो आती है कि जो हाईवे अलाइनमेंट है या सिंपली हम अलाइनमेंट की बात करें तो इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, आइडियल जो रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या होती है। तो आइडियल रिक्वायरमेंट की बात करें हम अलाइनमेंट की, तो अलाइनमेंट आपका क्या, एक तो आपका शॉर्ट होना चाहिए। एक एक को डिस्कस करेंगे कैसे। तो पहला होना है कि शॉर्ट होना चाहिए, दूसरा आसान होना चाहिए, तीसरा सेफ होना चाहिए, चौथा इकोनॉमिकल होना चाहिए। कहने का क्या पर्पज है कि जब भी हम रोड बनाते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि हम रोड को स्ट्रेट रखें, सीधा रखें, और ये तभी पॉसिबल होता है तब वो शॉर्ट होता है। ज़्यादा लंबे रोड पे क्या है, कई बार कर्व्स आ जाते हैं तो वहाँ पे कर्व्स प्रोवाइड कराने में हमें दिक्कत आती है। तो हम ये चाहते हैं कि जो आपके दो पॉइंट हैं सड़क के पे उन दोनों के बीच की जो दूरी है वो न्यूनतम रहे, और न्यूनतम कब होगी, जब वो सड़क सीधी होगी। दूसरी बात आती है कि आसान। आसान का मतलब यह है कि आपका जो अलाइनमेंट है इस तरह से आपने ड्रॉ किया हो कि उसको बनाने में आसानी रहे, कहीं वो ऐसी ख़राब जगह से या ऊबड़ खाबड़ जगह से नहीं जाना चाहिए, कच्चे रास्तों से नहीं जाना चाहिए, गाँव कस्बों से नहीं हो जाना, ताकि ताकि हमें बनाने में कोई दिक्कत ना आए। तो इस तरह से जो आपका अलाइनमेंट है वो बनाने में भी इजी हो, दूसरी बात चलने में भी इजी हो, मतलब आपका कोई रास्ता पथरीला ना हो, कोई दलदल या कीचड़ वाला इलाका ना हो, तो वहाँ पे अगर आपको जाओगे तो व्हीकल चलाने में आपको क्या आएगी, परेशानी आएगी। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आती है कि जो आपका अलाइनमेंट है वो सेफ हो। सेफ का मतलब कैसे कि जो भी आपका रोड या उसका जो अलाइनमेंट है वो किसी एक ऐसे स्थान से नहीं गुजरना चाहिए जहाँ पे कोई खतरा हो। कहने का मतलब आपका जो अलाइनमेंट है किसी भी जंगल से नहीं जाना चाहिए, दूसरा ऐसे स्थान से नहीं जाना चाहिए जहाँ पे नदी नाले बहुत ज़्यादा हो। बहुत ज़्यादा का मतलब उनकी चौड़ाई ज़्यादा हो। अगर ऐसा होगा तो आपको उसको पार करने में दिक्कत आएगी, हो सकता है कई बार कैजुअलिटी हो जाए। ठीक, दूसरी बात जो घनी आबादी वाले क्षेत्र है वहाँ से भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट के चांस हो जाएंगे। दूसरा जो एग्रीकल्चरल एरिया है वहाँ से नहीं गुजरने। तो कहने का क्या मतलब है, जब भी हम अलाइनमेंट की बात करेंगे भाई सेफ होना चाहिए। सेफ ऐसे होना चाहिए कि भाई वो एक जहाँ पे दुर्घटनाएं होने की संभावना ज़्यादा है उस वाले एरिया से पार नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट और जो इम्पोर्टेंट लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि भाई इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब ये है कि जब भी हम कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो बात हमारे फंड की आती है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात आती है। तो जब भी हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करते हैं तो हम इस तरह से काम करते हैं कि चीप एंड बेस्ट। कहने का मतलब जब भी आप कोई कंस्ट्रक्शन करते हो तो उसमें आने वाला जो खर्चा है वो कम से कम हो और उसकी क्वालिटी गिरे नहीं, क्वालिटी अच्छी हो। तो कहने का मतलब क्या है, जब भी हम अलाइनमेंट की बात करेंगे तो वो इस तरह से हो। अलाइनमेंट जब भी हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन, उसमें एक्सकेवेशन और फिलिंग, कहने का कटाई और भराई दोनों आते हैं। तो कहने का मतलब ये हम अलाइनमेंट उस तरह का यूज में लें कि अगर एक तरफ से हमें काटने की जरूरत पड़ रही है तो वही मिट्टी या वही मटेरियल हम फिलिंग में भी काम में ले सकें। इससे क्या होगा, हमारा जो होने वाला खर्चा है वो क्या हो, कम से कम होगा। तो इस तरह से जो आपके कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द
रिक्वायरमेंट ऑफ अलाइनमेंट, तो आपकी 4 रिक्वायरमेंट होती है, शॉर्ट होना चाहिए, इजी होना चाहिए, सेफ होना चाहिए और आपका इकोनॉमिकल भी होना चाहिए। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि जो आपका ज्योमेट्रिक डिजाइन है हाईवे की, वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, व्हाट इज़ द फैक्टर दैट अफेक्ट द हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन। तो उनमें कुछ इंपॉर्टेंट हमारे जो चीज़ें आती हैं उनमें सबसे पहला आता है आपका क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट, दूसरा आता है साइड डिस्टेंस, तीसरा आता है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और चौथा आता है वर्टिकल अलाइनमेंट। अब ये क्या होते हैं, एक एक को समझते हैं। जब भी हम क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट की बात करते हैं तो क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट में हमारा सबसे पहला आता है आपका पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक। कहने का मतलब जो आपका सरफेस है रोड का, जो हाईवे का सरफेस है, सड़क की जो सतह है, उसकी कैरेक्टर, उसके अभिलक्षण, उसकी विशेषताएं क्या हैं। पहली चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट आती है कि भाई आपकी जो सड़क है वो इस तरह की होनी चाहिए कि वो यातायात के भार को, ट्रैफिक के लोड को सहन करने में सक्षम हो। क्या ये तभी पॉसिबल होगा तब उसकी जो क्वालिटी है अच्छी हो। क्वालिटी किस पे डिपेंड करेगी, एक तो उसके मटेरियल पे कि भाई मटेरियल अच्छा होना चाहिए, दूसरी बात उसकी बियरिंग कैपेसिटी, सॉइल की, अल्टीमेटली लोड कहाँ पे ट्रांसफर होना है, सॉइल पे, तो सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी अच्छी हो। ठीक है, कंस्ट्रक्शन मेथड जो हमने इक्विप किए हैं, जो मशीनरी इक्विप की है, वो वेल इक्विप्ड हो, मतलब जो उनके कार्य करने की क्षमता है, एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा अच्छी हो। तो जब भी हम पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो कहने का मतलब क्या है कि जो सड़क की सतह है, ठीक है, उसके नीचे का जो बेस है वो मजबूत हो। दूसरी बात, जो रोड कंस्ट्रक्शन में काम में आने वाला मटेरियल है वो इजीली अवेलेबल हो। दूसरी बात, जो आपने रोड बनाया है या रोड बनाने वाले हैं वो टोटल जो आपका ट्रैफिक है उसका लोड, उसका भार सहने में सक्षम हो। तीसरी चीज़ आती है एनवायरमेंटल आस्पेक्ट। ठीक है, दूसरी बात, जो आपके कंस्ट्रक्शन में काम आने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, उसके बाद उसका फंड, कि फंडिंग कैसी है। नेक्स्ट, अगर हम पेवमेंट के सरफेस, मतलब सरफेस की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है उसमें फिर फ्रिक्शन, घर्षण, क्योंकि घर्षण एक ऐसा कारक है, यही आपको चलने में और रोकने में सहायक होता है। इसके बाद जो सरफेस है उसकी लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, लास्ट जो चीज़ आती है इसमें वो आती है आपकी ड्रेनेज कैपेबिलिटी, कि भाई आपका जो सरफेस है, ठीक है, पानी को सोखने में या ड्रेन करने में कितना सक्षम है, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखेंगे डिस्कशन के साथ साथ। तो पहला जो हमारा जो पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में जो फैक्टर आता है वो आता है घर्षण। तो घर्षण से जनरली हम सभी परिचित है कि भाई घर्षण होता क्या है। घर्षण सरफेस पे चलने में और रोकने में हमें सहायता प्रदान करता है। कोई भी वस्तु या कोई भी वाहन या खुद हम जब भी किसी सरफेस पे चलते हैं तो उसके पीछे एक फैक्टर काम करता है, वही हमारा क्या है, घर्षण। ठीक, दूसरी बात, जब भी हम स्ट्रेट रोड पे चलने की बात करेंगे तो वहाँ पे जो घर्षण, यहाँ पे हाईवे में 2 तरह के घर्षण डेवलप होते हैं। ठीक है, जब भी हम स्ट्रेट या लॉन्गिट्यूडनल जिसको बोलते हैं उस पे सरफेस पे चलने की बात करेंगे तो वहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट या घर्षण गुणांक वो डेवलप होगा। दूसरी बात, जब भी हम हॉरिजॉन्टल कर्व पे या घूमने की बात करेंगे रोड पर तो वहाँ पे पार्श्व दिशा में या लेटरल डायरेक्शन में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है उसको बैलेंस करने के लिए एक और घर्षण डेवलप होता है, उसको बोलते हैं लेटरल फ्रिक्शन। अब दोनों क्या होते हैं ये आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो घर्षण एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा फैक्टर होता है जो किसी भी वाहन के मूवमेंट को कंट्रोल करता है रोड पर। अब बात आती है कि भाई जो घर्षण है, ठीक है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, मतलब कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो घर्षण को भी प्रभावित कर सकती हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपके सड़क की सरफेस है, टाइप्स ऑफ सरफेस, वो कैसे, जब भी हम, आपने देखा हो जनरली कि जो स्मूथ सरफेस होती है वहाँ पे घर्षण कम होता है, रफ सरफेस की तुलना में आप इजीली चल नहीं पाते, फिसल जाते हो। तो जैसे ही रोड की सरफेस अगर स्मूथ होगी तो वहाँ पे घर्षण क्या होगा, कम, और रफ होगी तो ज़्यादा। कहने का मतलब अगर मैं बात करूँ सीमेंट रोड की और बिटुमेन रोड की, तो सीमेंट रोड क्या है, फिनिशिंग के टाइम पे स्मूथ हो जाता है, जबकि बिटुमेन रोड में क्या है, खुरदरापन होता है। तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटुमेन रोड का ज़्यादा होता है बल्कि किसके, सीमेंट की तुलना में। अगर वहीं हम एक और पैरामीटर काम में लें WBM। अब WBM क्या है, ये होता है वाटर बाउंड मैकेडम। इसमें जो रोड बनाने का काम में लेते हैं, बड़े बड़े पत्थरों को या एग्रीगेट को सिंपली रोड पे बिछाया जाता है और उनको रोल किया जाता है। प्रोसेस अलग है लेकिन अभी के लिए काफ़ी इतना है कि भाई इससे हम आइडिया लगा सकते हैं। तो इसका जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है सीमेंट कंक्रीट और बिटुमेन की तुलना में ज़्यादा होगा। नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी जो आपकी सड़क की स्थिति है,
सड़क की स्थिति का मतलब कि सड़क आपकी सूखी है, गीली है, चिकनी है, खुरदुरी है, किस तरह से। तो जैसे अभी बात ही कर रहे थे भाई, अगर स्मूथ सरफेस होगी तो फ्रिक्शन क्या होगा, कम, और रफ पे क्या होगा, ज़्यादा। उसी तरह से अब जब हम ड्राई और वेट सरफेस की बात करते हैं, तो ड्राई सरफेस पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, आप इजीली चल पाते हो। वहीं वेट सरफेस की बात करें तो फिसलन आ जाती है। वो क्यों आ जाती है, जो पानी होता है वो क्या करता है, बॉल बियरिंग स्ट्रक्चर डेवलप कर देता है। जैसे हमारे पास छोटी छोटी, आपने बचपन में हम खेलते हैं तो छोटी छोटी जो गेंदें होती हैं, बॉल होती है कांच की, अगर उनको आप सरफेस पे बिछा दो और उन पर खड़े होने के लिए कोई बोले तो आप इजीली रोल आउट करके फिसल जाओगे, गिर जाओगे। तो वाटर में भी क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल हैं H2O के, वो एक बॉल बियरिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो उससे फ्रिक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करता है, वो आता है आपके टायर की स्थिति। जो आपका व्हीकल का जो टायर है उसकी स्थिति, कहने का मतलब कैसे, अगर आपने नया व्हीकल लिया तो आपने नोटिस किया होगा कभी भी कि भाई नए व्हीकल के टायर में आपके थ्रेड ब्लॉक होते हैं, जो गैप बना होता है उसको थ्रेड बोलते हैं। सेम वैसे ही जब हम नई चप्पलें या जूते वगैरह खरीदते हैं तो उसमें भी नीचे थ्रेड बने होते हैं। अब पुराना जो टायर होगा या पुरानी चप्पलें वो चल चल के घिस जाती हैं, तो वो सतह क्या हो जाती है, प्लेन और स्मूथ हो जाती है। अब इसका क्या इफेक्ट पड़ता है कि जो आपकी ड्राई सरफेस है वहां पे तो प्रॉपर कॉन्टेक्ट एरिया होता है, किसका, टायर का। किसमें, जो पुराना टायर है बहुत ज़्यादा, तो वहां पे फ्रिक्शन अधिक डेवलप हो जाता है। लेकिन अगर वहीं बात करें नए टायर की, किस पे, सूखी सरफेस पे, तो एरिया कम होता है क्योंकि उसमें कटिंग होती है वो गैप की वजह से। दूसरी बात, अगर हम वेट सरफेस के लिए बात करें तो वेट सरफेस में क्या होता है, एरिया तो ज़्यादा होता है लेकिन स्लिपरी सरफेस प्रोवाइड हो जाती है पुराने टायर की। लेकिन वही नए टायर में क्या होता है, वो जो थ्रेड होते हैं, जैसे ही नया टायर उस गीली सरफेस पे पड़ता है तो उस नए टायर में जो थ्रेड बने हैं वो क्या करते हैं, वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, निर्वात बना देते हैं। उस निर्वात के कारण क्या होता है, वो पानी उन थ्रेड में एब्जॉर्ब हो जाता है, और जब वो टायर आगे बढ़ता है तो वो निर्वात खत्म हो जाता है, तो पानी वापस सरफेस पे आ जाता है। इस तरह से टायर की जो स्थिति है वो भी फ्रिक्शन को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वाहन की गति। अब जितनी तेज आप वाहन चलाओगे, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी, टाइम ऑफ कांटेक्ट और एरिया ऑफ कांटेक्ट दोनों ही क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, किसके, सरफेस के साथ। इसलिए फ्रिक्शन भी वेरी करता है। अगर टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, कम होगा, और एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन भी कम काम करेगा। और अगर ज़्यादा स्पीड होगी तो प्रेशर क्या है, ज़्यादा अप्लाई रहेगा। ओ सॉरी, स्पीड अगर कम होगी तो प्रेशर ज़्यादा अप्लाई होगा, तो उसके साथ क्या है, टाइम ऑफ कांटेक्ट और एरिया ऑफ कांटेक्ट दोनों बढ़ जाते हैं। दूसरी बात, ब्रेक की क्षमता। अगर आपका ब्रेक प्रॉपरली बहुत अच्छे से काम कर रहा है, मतलब आइडियल चीज़ तो कोई होती नहीं है 100%, लेकिन अब मान लें कि अगर ब्रेक आपका आइडियली 100% काम कर रहा है, तो कहने का मतलब कैसे, जैसे ही आपने ब्रेक लगाया तो व्हीकल वहीं की वहीं रुक गया। तो जितनी ज़्यादा व्हीकल की ब्रेक की एफिशिएंसी होगी, फ्रिक्शन भी उतना ही अधिक कार्य करेगा। दूसरी बात आता है आपका जो टायर के अंदर का प्रेशर है, वो टायर के अंदर का प्रेशर क्या है, दबाव मानते हैं जिसे। तो अगर आपका टायर फुल भरा हुआ है हवा, उसके अंदर फुल हवा भरी हुई है, तो वो फूला हुआ होगा, और उसके साथ जो टाइम ऑफ वो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो क्या है, बहुत कम होगा सरफेस के साथ। वहीं अगर टायर में हवा कम है तो वहाँ पे प्रेशर दबने के कारण आपके वजन से टायर दबेगा और उसका एरिया फैल जाएगा, तो एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाएगा, तो वहीं पे फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपने टायर में हवा फुल भर दी तब भी आप बैठे हो, लेकिन तो वो एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या रहेगा, हमेशा कम रहेगा। तो उससे फ्रिक्शन कोफिशिएंट का मान क्या आता है, या फ्रिक्शन का मान क्या आएगा, कम। तो इस तरह से जो आपके फैक्टर हैं वो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक आती है वो आती है पेवमेंट अनइवननेस, पेवमेंट की असमानता। पेवमेंट की असमानता का मतलब ये है कि आपने नोटिस किया हो, जब भी आप रोड सीधी होती है, एक अच्छी रोड होती है, तो उस पर आप बहुत हाई स्पीड पे रोड पे बहुत हाई स्पीड पे गाड़ी चलाने के लिए संभव होता है कि भाई आप बहुत अच्छे से गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पे उस रोड की सरफेस ऊबड़ खाबड़ हो, ख़राब हो, तो आप इजीली गाड़ी चला नहीं पाते, आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो जब हम चाहते हैं कि भाई जो पेमेंट की सरफेस है वो कैसी रहे, इवन रहे, ना कि अनइवन। उससे क्या होगा, एक तो आपको गाड़ी चलाने में आसानी होगी, दूसरा गाड़ी चलाने में आसानी होगी तो बार बार आपको ब्रेक और क्लच गियर ये काम में नहीं लेने पड़ेंगे। उससे क्या होगा, आपकी मेहनत बचेगी। दूसरा, व्हीकल के डैमेज होने का खतरा कम होगा। दूसरी बात, बार बार गियर अप डाउन करने से जो ईंधन की ज़्यादा खपत होती है इंजन को पावर लेने में, वो भी कम होगी, व्हीकल की टूट फूट भी कम होगी। और दूसरी बात, लास्ट अल्टीमेटली, अगर आपकी समान सरफेस हुई तो दुर्घटना नहीं होगी, और वहीं पे अगर आपकी अनइवन सरफेस हुई, असमान सरफेस, तो दुर्घटना होने के भी चांस ज़्यादा रहते हैं। अब बात आती है कि भाई किसी भी जो पेमेंट की सरफेस है अनइवन होती किन कारणों से। दूसरी बात, जब भी आप रोड बनाते हो तो उसके नीचे सबग्रेड होता है, मिट्टी जो होती है उसको आप कॉम्पैक्ट करते हो। अगर उसका कॉम्पैक्शन प्रॉपर नहीं हुआ हो,
ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा रह गया हो या कम रह गया हो। दूसरी बात, उसमें घटिया सामग्री का प्रयोग, मतलब जो क्लेई सॉइल है या सिल्टी सॉइल है उसका यूज में ले लिया तो पानी आने पे वो फूल जाती है, पानी छोड़ने पे, कम पड़ने पे वो श्रिंक कर जाती है, तो उसके कारण भी लहर उत्पन्न हो जाती है, रोड में क्रैक्स आ जाते हैं। तो नेक्स्ट चीज़, प्रॉपर ड्रेनेज व्यवस्था नहीं होने पर ड्रेनेज का क्या फ़र्क पड़ेगा कि अगर रोड की सरफेस आपकी पानी को एब्जॉर्व करने वाली हुई, उसकी पोरोसिटी ज़्यादा हुई, परमेबिलिटी ज़्यादा हुई, तो वो पानी को एब्जॉर्व करेगी, पानी अल्टीमेटली सॉइल के कांटेक्ट में आएगा। और अगर वहाँ पे सॉइल में अगर क्लेई मटेरियल हुआ, प्लास्टिक सॉइल हुई, तो पानी को एब्जॉर्व करके सॉइल करेगी, और सॉइल करने के साथ क्या होगा, उस एरिया पे हीप बन जाएगा और वो रोड वहाँ से फट सकती है, वहाँ पे क्रैक आ सकते हैं, अनइवन बन सकती है। तो इस तरह से अनइवन जो है वो आपका इफेक्ट करता है। नेक्स्ट जो लास्ट आता है वो आता है लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक। इसमें क्या होता है कि जब भी ये जो पेमेंट सरफेस है उसकी लाइट, उस पर पड़ने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करने के बेसिस पे हम इसको देखते हैं। कहने का क्या मतलब है कि आपके रोड की जो सरफेस है उसका कलर इस तरह का होना चाहिए कि दिन के प्रकाश में वो आंखों को कौंधाए नहीं हमारी, पे उस पर ग्लेयर इफेक्ट ना डाले। और दूसरी बात, जब भी हम रात में व्हीकल चलाएं तो उस सरफेस पे हमें प्रॉपर विजिबिलिटी अवेलेबल रहे। अब रात को जो विजिबिलिटी है वो हेडलाइट के थ्रू होती है, तो कहने का मतलब जैसी हेडलाइट उस पर पड़े तो वो वापस हमें ग्लेयर ना दे। और दूसरी बात, जब दिन में हम चलें तो सूरज के प्रकाश में वो ग्लेयर ना दे। तो इस तरह से इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि जो रोड की सरफेस होती है उसको हम काला रखते हैं। तो काला क्या करता है, दिन के प्रकाश में उसको एब्जॉर्व कर लेता है लाइट को, और वो हमारे आंखों पे वापस क्लियर नहीं देता। अगर वहीं पे हम सफ़ेद टाइप का, सफ़ेद रंग का अगर रोड बनाते तो वो क्या करता है, प्रकाश को फैला देता और हमारी आंखों में कौंजा उत्पन्न हो सकती थी। लेकिन रात में जो ब्लैक रोड है उसको देखने में दिक्कत आती है, इसलिए हम क्या करते हैं, रोड के साइड में वाइट लाइन, वाइट बॉर्डर प्रोवाइड करा देते, ताकि रात में चलने वाले जो ड्राइवर हैं, व्हीकल हैं, उनको पता रहे, उनको ज्ञात रहे कि भाई इस लाइन के बाहर हमें नहीं जाना, नहीं तो एक्सीडेंट होने के चांस हो जाते हैं। तो इस तरह से क्या है, रोड को लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों, होप करते हैं आज के सेशन में आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में इससे आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज के लिए थैंक यू।